तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिडिल इंग्लिश के टोटल 3 पार्ट में से दूसरा पार्ट। पहला पार्ट था बिफोर चौसर, वो हमने देख लिया। अब है एज ऑफ चौसर, जो कि आज हम देखने वाले हैं। और आफ्टर चौसर यानी रिवाइवल की जो एज है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब ये जो टाइम है ना 1350 से लेकर 1450 तक का ये समय, इसमें चौसर ने काफ़ी अच्छे वर्क लिखे हैं और इस टाइम के सबसे अच्छे पोएट थे, इसलिए इस एज को एज ऑफ चौसर कहा जाता है। साथ ही उस टाइम की जो पोएट्री है उसके फादर को चौसर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए चौसर ने कितने अच्छे वर्क लिखे हैं, तो ये तो जायज़ है बिल्कुल कि इस एज को ही एज ऑफ चौसर कहा जाए। दोस्तों पोएट लोग हमेशा राजा महाराजाओं के बड़े पसंद आ जाते हैं, तो चौसर काफ़ी चाहिए थे उस टाइम के किंग एडवर्ड थर्ड के। अब समझना है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उस टाइम पर क्या रहा था। उस टाइम पर सोशली और इंटेलेक्चुअली लोग जग गए थे। इससे पहले क्या था कि लोग चर्च प्रीस्ट ये सबको काफ़ी मान देते थे, इसलिए रिलीजियस पोएम लिखी गई। बट अब लोगों को पता चल चुका था कि जीसस क्राइस्ट गॉड है, वो तो सही है ठीक है, बट ये प्रीस्ट ये पुजारी ये चर्च के लोग हमें लूट रहे हैं। करप्शन का कैपिटल बन गया है चर्च, ये सोचकर लोगों का भरोसा उठ गया, चर्च जाना बंद कर दिया। साथ ही किसानों ने भी आंदोलन छेड़ दिया। और मेन थिंग कि उस टाइम पर प्लेग की बीमारी ने कई लोगों की जान ली, यानी लंदन की टोटल पॉपुलेशन की तीसरे भाग की पॉपुलेशन को मार दिया। इसलिए इस बीमारी को नाम दिया गया ब्लैक डेथ। अब देखते हैं लिटरेरी फीचर्स कैसे थे उस टाइम पर। एज ए लिटरेचर स्टूडेंट हमें उस टाइम पर लिटरेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा वो जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए लिटरेचर और इंग्लिश के हाल क्या थे उस टाइम पर वो जानते हैं। पहला टॉपिक है स्टैंडर्डाइजिंग ऑफ द एज। इससे पहले लोग प्योर इंग्लिश नहीं बोलते थे, शायद आपको मालूम हो कि कई बार कई फॉरेनर्स ने ट्राइब्स ने अटैक कर दिया था, तो उनकी फ्रेंच इटालियन स्कॉटिश ये सभी लैंग्वेज की इफेक्ट इंग्लिश पर पड़ी थी, जिससे लोग फ्रेंच स्कॉटिश और इटालियन की मिक्सिंग वाली लैंग्वेज बोलते थे। लेकिन इस टाइम पर लोगों ने ठान लिया कि अब हम जो लैंग्वेज बोलेंगे वो प्योर लैंग्वेज यानी प्योर इंग्लिश बोलेंगे। दूसरा फीचर है नेशनलिज्म। दोस्तों इंग्लैंड के लोगों पर कई सारी ट्राइब्स ने अटैक किया, और हमें मालूम है अब बार बार आपके देश को तोड़ने के लिए कोई आ जाए तो आप ज़रूर ऐसा सोचोगे कि हमारे देश को बार बार कोई लूट रहा है तो हम अपने देश को बचा कर रहेंगे, हमारे देश के लोगों को बचाएंगे। ऐसे ऐसे करके नेशनलिज्म स्ट्रांगली फैल गया उस टाइम पर। अब है पावर ऑफ मिडिल क्लास। इससे पहले सिर्फ राजा जैसे कहते थे वैसे ही लोग करते थे, लेकिन अब मिडिल क्लास की पब्लिक भी एक साथ मिलकर अपने पर अत्याचार करने वालों लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। अब है फ्रीनेस ऑफ सोसाइटी। चाहे वो लेडी हो या जेंटलमैन, सभी लोगों ने अपने खुद के तौर तरीकों से जीने की ठान ली थी, किसी को किसी का डर नहीं रहा था। अब देखते थीम्स कौन कौन सी थी उस टाइम के वर्क की। एंग्लो सेक्शन पीरियड में लोग सिर्फ गॉड के बारे में रिलीजियस पोएम लिखते थे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोई ब्रेव इंसान ने अच्छा काम कर दिया तो उस पर लिखते थे। बट अब लोग अपने आसपास के नेचर ब्यूटी और अपनी लाइफ के बारे में लिखना शुरू करते हैं। अगला फीचर काफ़ी ज़रूरी है, क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिसिज्म। इस टाइम पर इंटेलिजेंट लोग दूसरे लोगों को जागरूक करते थे, इसलिए लोगों का भरोसा उठ गया था भगवान पर से चर्च पर से, क्योंकि इन क्रिटिसाइजर जो थे जो क्रिटिक्स थे उन्होंने बताया कि आखिर कैसे हमें लूटा जा रहा है। तो ये हो गया क्रिटिसिज्म। अब एक क्यूरियोसिटी। राइटर्स लोग को भी अब सामान्य इंसान की लाइफ के बारे में लिखने की क्यूरियोसिटी जग गई थी, और मेनली इस टाइम पर हिस्टोरिकल इवेंट्स थी उसके ऊपर ड्रामा बनना शुरू हुआ। वो ड्रामा स्टेज पर परफॉर्म होते थे। दोस्तों इस टाइम पर लोगों में इतनी अच्छी जागृति आने की वजह से इसे रेनेसा का ट्रेलर माना जाता है। अब देखते हैं पोएट्री और पोएट्स का क्या हाल था। विक्लिफ नाम के एक राइटर ने बाइबल का ट्रांसलेशन किया था पहली बार इंग्लिश में, और ये जो ट्रांसलेशन किया था वो पोएट्री टाइप का नहीं था, प्रोज टाइप का था, प्रोज के ढांचे में था। और एक इम्पोर्टेंट राइटर है थॉमस मैलोरी। अब इस नाम के राइटर ने किंग आर्थर नाम का एक प्रोज लिखा है, वो भी काफ़ी मशहूर था। इस टाइम पर एलिट्रेशन की वापसी हुई। मैंने आपको बताया था कि एलिट्रेशन क्या होता है, तो एलिट्रेशन का यूज़ पहले हुआ फिर बंद हो गया, अब फिर से शुरू हुआ एलिट्रेशन का यूज़ होना पोइट्री में। दोस्तों इस टाइम दौरान चौसर ने क्या लिखा वो देखते हैं। मोस्ट नोटेबल वर्क द कैंटरबरी टेल्स, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन की थी, तो वो लिखा गया। फिर चौसर एक कॉमेडी भी लिखते हैं जिसका नाम है द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। चौसर को ओल्ड इंग्लिश की पोइट्री का फादर माना जाता है, तो उसने पोइट्री में कुछ ना कुछ तो इन्वेंशन की होगी, है ना। तो चौसर ने ए बी सी सी राइम स्कीम की इन्वेंशन की।
यानी वो जो कोई भी पोइट्री लिखते थे वो इसी ढांचे में लिखते थे, इसीलिए इस ढांचे को चौसरियन राइम मीटर कहा जाता है। दोस्तों, चौसर ने 3 हिस्सों में अपनी पोइट्री लिखी है, पहली इटालियन, दूसरी फ्रेंच और तीसरी इंग्लिश। चौसर के अलावा भी थोड़े से अच्छे पोइट इस टाइम पर थे, माना कि चौसर के जितने नहीं बट उससे थोड़े से कम ऐसे तो थे। उसमें पहले है विलियम लैंगलैंड। इन्होंने एक बड़ी सी पोयम लिखी है जिसका टाइटल है द विजन ऑफ विलियम कॉन्सर्निंग पायर द प्लोमेन। ये पोयम का टाइटल ही इतना बड़ा है कि इसे 3 पार्ट में तो बांटना ही था। पहला टाइटल है पार्ट ए, इसमें 2050 लाइन्स है। दूसरा पार्ट है पार्ट बी जिसमें 7200 लाइन्स है, और तीसरा पार्ट है पार्ट सी जिसमें 7300 लाइन्स है। इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि पार्ट ए तो उन्होंने ही लिखा है, बट पार्ट बी और सी किसी और ने कंपोज किया है। अब और एक राइटर है, या फिर हम कह सकते हैं कि और एक नोटेबल पोएट है जिसका नाम है जॉन गोवर। ये एक ऐसे राइटर थे जो कब और कहाँ पैदा हुए वो कोई नहीं जानता, बट 1408 में लंदन में उनको दफनाया गया था, वो पक्की बात है। उनकी नोटेबल पोएम्स की अगर बात करें तो पहली है स्पेक्लम मेडिटेंट्रिस, जो कि ओरिजिनली फ्रेंच में लिखी गई थी। दूसरी है वॉक्स क्लेमेंटिस, जो कि ओरिजिनली लैटिन में लिखी गई। और तीसरी है कॉन्फेसियो एमेंटिस, अब ये तो इंग्लिश में लिखी गई थी। गैस, यहीं पे ये पीरियड यानी एज ऑफ चौसर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।